ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की 14वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय है आधुनिक भारतीय इतिहास। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार। अभ्यास कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त विनीता। जानकारियों से भरा होगा आज का ये सेशन भी, क्योंकि आपने भेजे सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर और ईमेल के जरिए भी, यानी कि abhyas.airnews@gmail.com पर। इस बार का विषय है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और परीक्षार्थियों को यूं तो इतिहास विषय ऐसे भी बहुत पसंद है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनका ये खासकर जो एस्पिरेंट्स हैं एग्जाम के, वो बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं। तो इस सवालों के जवाब के साथ हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं श्री मलय नीरव, प्रोफेसर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिस्ट्री के एचओडी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज एन एस ब्रॉडकास्टर और आप सबों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी पहला कार्यक्रम इन्होंने ही किया था। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे इस वक्त स्टूडियो में। धन्यवाद। आपको तो पता ही है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा है जिसमें कि सवालों की झड़ी होती है, लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम कुछ चुनिंदा सवाल लेंगे जरूर। पहले एक्सप्लेनर सेगमेंट सुन लेते हैं, उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलनों का इतिहास। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाज ने कुछ ऐसी प्रथाओं का पालन किया जो मानवीय मूल्यों के अनुरूप नहीं थी, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर उनका पालन किया जा रहा था। भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक रूढ़िवादिता द्वारा निर्मित एक दुष्चक्र में फंसा हुआ था। सबसे चिंताजनक स्थिति महिलाओं की थी। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, लोकतंत्र और न्याय के कुछ आधुनिक विचारों को पेश किया, जिनका भारतीय समाज पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने समाज में सुधार लाना शुरू किया ताकि वो पश्चिम की चुनौतियों का सामना कर सके। इन सुधार आंदोलनों के दायरे में आने वाली प्रमुख सामाजिक समस्याएं बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, सती, शिशु हत्या, बाल विवाह, जातिवाद और अस्पृश्यता। राममोहन राय को उनके युगांतकारी सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक सुधारों के लिए आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके बाद और भी कई संगठन सामने आए। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने उच्च जाति के वर्चस्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। पहली आर्य समाज इकाई की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा औपचारिक रूप से की गई थी। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू करके मुसलमानों के लिए शैक्षिक अवसरों को बदल दिया, जिसने मुस्लिम शिक्षा का आधुनिकीकरण किया। इन आंदोलनों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पुजारियों और अन्य वर्गों द्वारा शोषण के लिए व्यक्ति की गैर आलोचनात्मक अधीनता से मुक्ति की दिशा में योगदान दिया। उन्होंने मानव बुद्धि की सोचने और तर्क करने की क्षमता पर जोर दिया और आधुनिकीकरण के लिए एक अनुकूल सामाजिक माहौल बनाने की मांग की। इस सांस्कृतिक वैचारिक संघर्ष ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी सहायता की। हालांकि उनकी अपनी सीमाएं थीं। प्रमुख सीमाओं में से एक यह था कि उनका एक संकीर्ण सामाजिक आधार था, अर्थात शिक्षित और शहरी मध्यम वर्ग। उनका जोर धार्मिक और दार्शनिक पहलुओं पर अधिक था और कला, वास्तुकला, साहित्य और संगीत जैसे अन्य पहलुओं को कुछ हद तक किनारे कर दिया गया था। कुल मिलाकर
हालांकि इस संघर्ष से ही भारत में एक नए सुधारित और प्रबुद्ध समाज का विकास हुआ। और एक्सप्लेनर सेगमेंट सुनने के बाद जो पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आधुनिक भारत की तैयारी कैसे करें? और ये आकांक्षा शर्मा भी पूछ रही हैं, वो जानना चाहती हैं। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा और मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस के लिए आधुनिक इतिहास की तैयारी कैसे करें? देखिए, पहले मैं इसका जवाब इस प्रकार से दूंगा जो अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों के छात्रों को उसका लाभ मिल सके। इस सवाल का विस्तार से जवाब देना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी से बातें वो निकल कर आएंगी जो बातें जरूरी हैं जाननी उन परीक्षार्थियों के लिए जो इस प्रकार की सेवाओं के लिए परीक्षा में बैठने वाले हैं। सबसे पहली बात, आधुनिक भारतीय इतिहास की तैयारी कैसे करें? तो ये काल जो है इतना लंबा काल है विनीता जी कि 1750 के आसपास से लेकर और 1947 तक, मतलब लगभग 200 वर्षों का इतिहास इस आधुनिक भारतीय इतिहास में सिमट कर रहता है। तो इसलिए जरूरी ये है कि पहले हम इसकी पूरी एक संरचना जो है इस काल की उसको समझें, उसको विभिन्न खंडों में विभाजित करें और फिर हर खंड पे अपनी एक विचार अपना बनाएं, पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें, उससे नोट्स तैयार करें और फिर उनके आधार पर अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके फिर एग्जामिनेशन में हम जाएं। तो इसलिए पहले उसकी संरचना को समझिए, उसके सिलेबस को अच्छी तरह पढ़िए और पढ़ के फिर उसको विभिन्न खंडों में विभाजित कर दीजिए। तो मैं इसमें मुख्य रूप से 6 खंड बताऊंगा आपको जिनमें इनको विभाजित करना है। पहला कि 1750 में इंडिया इन 1750 में भारत की क्या स्थिति थी, मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों से शुरू होता है आधुनिक भारतीय इतिहास, उसको सबसे पहले। उसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन, ब्रिटानी राज्य का जो विस्तार हुआ उसके बारे में हमको बताना होगा। फिर हमें ये देखना होगा कि ब्रिटेन ने भारत में सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और वैधानिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन किए। What were the changes introduced by the British in social, economic and administrative, also legal fields. फिर उसके बाद पॉपुलर अपराइजिंग और रिवोल्ट, जो एक जितने भी विद्रोह हुए, जितने भी एक आंदोलन हुए ब्रिटानी राज्य के खिलाफ, उनका क्या मकसद था, क्यों हुए, कैसे हुए। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे जिनमें राजा राम मोहन राय का नाम आता है। उन्होंने बहुत काम किया। इस तरह से वो एक खंड वो है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। और अंत में बात करनी होगी भारत की आजादी की लड़ाई की, भारतीय राष्ट्रीयता की, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। तो इन खंडों में जब आप विभाजित कर लेंगे, उसके बाद आप इस पूरे पर्चे का अच्छा सा आंसर अच्छी तरह से उसे तैयार कर लेंगे, उत्तर उसका बना लेंगे, जिससे आपको सुविधा होगी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इसमें कहां कहां क्या क्या बल दिया जाए। तो ये जैसा मैंने शुरू में कहा था, जो पहला सवाल ही आपने पूछा है, जो हमारे श्रोता ने पूछा है, इसका आसान सा छोटा सा जवाब देना संभव नहीं है विनीता जी। तो मैं बिल्कुल संक्षेप में अगर आप कहें तो थोड़ा थोड़ा बता दूं सबके बारे में। जी जी, किसी और ने भी सर ये पूछा है कि मैं दानिश जैदी रामपुर से। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसके उत्तर को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद हो, तो ऐसे में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? जी देखिए विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। द्वंद्व में रहने वाला कोई छात्र है, क्योंकि इतिहासकारों के बीच मतैक्य तो जल्दी होता नहीं है, बहुत मत विभाजन है। तो इसमें एक बात माननी पड़ेगी हमें, और वही मानकर चलना पड़ेगा हमें कि कोई भी परीक्षार्थी जो है वो
अपनी राय नहीं दे सकता इतिहास के बारे में। उसका काम है इतिहासकारों की राय की समीक्षा करना, जो उन्होंने कहा है उसके आधार पर। तो अगर हम जब अपना उत्तर लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि फलां इतिहासकार ने ये कहा, उस इतिहासकार ने ये कहा, इस इतिहासकार ने ये कहा। जहां तक हो सके हम इस बात को टालने की कोशिश करती हैं कि मैंने क्या कहा और मैं क्या सोचता हूं, इसलिए कि मैं उस स्थिति में नहीं हूं एक छात्र होने के नाते कि इतिहासकारों के मतों पर अपना मत रख पाऊं। मगर हमें ये देखना होगा कि कौन सा मत कितना प्रासंगिक और वैचारिक दृष्टि से कितना मजबूत, कितना सुदृढ़ है, ताकि उसको हम आगे बढ़ा सकें। अगर कोई मत किसी ने कुछ रख दिया और उसको दुनिया नहीं मान रही है तो उसको बस चलते चलते लिख देना है कि फलां इतिहासकार ने ये कहा, इनकी ये ओपिनियन है, इनकी ये राय है। मगर जिसकी राय बड़े स्तर पर स्वीकार्य है इतिहासकारों के बीच, वो मत, उस मत को हमें प्राथमिकता देनी होगी। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि इतिहास के पर्चे में, उत्तर पुस्तिका में अपना विचार जहां तक हो सके उसे आप पर्दे के पीछे से ही अगर कुछ कर पाएं तो कर पाएं। आगे बढ़कर अपने विचार के बारे में बोलना ये श्रेयस्कर नहीं होगा, ये मेरा अपना ख्याल है। जी, अगला सवाल है विनय शुक्ला का, वो उत्तर प्रदेश से, और उनका सवाल है व्हाट कैन वन लर्न फ्रॉम महात्मा गांधी मूवमेंट इन द करंट सिनेरियो। देखिए, ये प्रश्न इतिहास का नहीं है, ये ऐतिहासिक घटनाक्रम की प्रासंगिकता का है, जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। मगर यहाँ एक बात और बता दूं विनीता जी, इतिहास सिर्फ आधुनिक भारतीय इतिहास विषय लेने वाले छात्रों के लिए ही जानना जरूरी नहीं है। सामान्य ज्ञान का लगभग 30% हिस्सा इतिहास से ही जुड़ा होता है। तो ऐसे में इस प्रश्न की प्रासंगिकता है। कुल मिलाकर एक सामाजिक समरसता और अहिंसा, हिंसक घटनाओं से दूर रहने की जो पूरी एक नीति थी, उनका जो उपदेश था, आंदोलन में भी सत्याग्रह के रूप का आंदोलन जिसमें तोड़ फोड़ हिंसा न हो, इन सब बातों को अगर गांधी जी की विचारधारा को आप सामने रख तो आपको लगेगा कि जो बात उन्होंने कही है वो आज के लिए प्रासंगिक है। अगर हम उसको अपनाएं तो समाज में न सिर्फ समरसता बढ़ेगी बल्कि समाज के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। खासकर जो जोर उन्होंने अपने स्वावलंबी होने पर दिया, जो जोर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी की बात करके दिया, जो हमारे प्रधानमंत्री भी आज कहते हैं कि देखिए हमारे वोकल फॉर लोकल, हमारे स्थानीय जो प्रोडक्ट है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए और हम विदेशी गुलामी की जंजीरों से बचने के लिए किस तरह से काम करें। तो इस तरह से काम करें कि पहले हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने अहिंसा की बात की थी। आज जहां जहां हिंसा हो रही है, समाज में जो विषमताएं बढ़ रही हैं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, वैचारिक विषमताओं को दूर करने के लिए जिस प्रकार से गांधी जी की जो बातें हैं वो आज बहुत जरूरी है हमें याद रखनी। तो सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाने का जो संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया था वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन अगर आप पूरी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, दोनों व्यवस्थाओं को देखें तो महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने से भारत की वर्तमान समस्याओं के समाधान और निदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो उनके विचार रखते हैं और उनको अपनाया जाना जरूरी है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए तो पूरा एक कार्यक्रम चाहिए विनीता जी। मगर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महात्मा गांधी की विचारधारा का अगर आपने गहन अध्ययन किया हुआ है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उन विचारों को किस प्रकार से लागू करने से स्थिति सुधर सकती है। जो मैंने कुछ उदाहरण दिए वो उदाहरण इस बात के ही उदाहरण हैं कि उन महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता आज भी शायद उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। उनके पथ पर, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना बहुत आवश्यक है। लगभग इसी तरह का सवाल चंडी मौर्य प्रयागराज से, उन्होंने भी यही पूछा था। सर मेरा सवाल यह है, रॉलेट एक्ट क्या है और इसका विरोध क्यों किया गया था? देखिए, ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट की सेडिशन समिति ने रॉलेट एक्ट कानून बनाया था और इसको काला कानून भी
कहा जाता है। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। जो भारत में सुगबुगाहट थी, विदेशी आक्रमण और विदेश के गुलामी के खिलाफ, उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए कैसा कानून बनाया था। इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का भी उनको अधिकार नहीं था। अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था। जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार था। प्रेस की स्वतंत्रता का इसमें दमन था। बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी, बंदी, प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की शक्ति थी। तो कुल मिलाकर बहुत ही काला कानून था ये, जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास देने का भी अधिकार था। किसी को बंदी बनाया जा सकता था। इतना ही नहीं, देश से निष्कासित कर देने का भी अधिकार था। तो ये जो अधिकार था, और डिटेंशन विदाउट ट्रायल, किसी को भी जो अगर कोई किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर जा रहा है तो उस पर प्रतिबंध, उसको पकड़ो और जेल में डाल दो। और ये जो आंदोलन शुरू हुआ इसके खिलाफ, वो उसका मुख्य केंद्र था पंजाब। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंजाब में इस आंदोलन को कुचलने के लिए जलियांवाला बाग की वो विभत्स घटना घटी, उसके बाद हंटर कमीशन बैठा, और फिर खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दोनों में भारत महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय आंदोलन आगे बढ़ा। तो इसे कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो 1917 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, ये बहुत ही दमनकारी कानून था, और इसमें बहुत तरह से जो मानवाधिकार हैं, जो मनुष्य के जीने के अधिकार हैं, उनको भी कुचलने की पूरी तैयारी की गई थी। मैंने बताया ना कि बिना वारंट के तलाशी, बिना वारंट के गिरफ्तारी, बिना वारंट के उसको बिना किसी ट्रायल के उनको 2 साल तक हिरासत में रखा जाए। कठिन एक्ट था मुझसे। और अब मेरा ख्याल है इसके बाद एक सवाल हम छोटा सा जरूर लेंगे। वो पटना बिहार से आया है और ये अनीश कुमार है, और ये पूछते हैं, अंग्रेजी हुकूमत आने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और उनके आने के बाद कैसी? छोटा सा सवाल, लेकिन बहुत बड़ा जवाब है। अच्छा। और मैं इसको इसलिए भी संक्षेप में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक आध सवाल अगर हम और ले लें तो अच्छा रहेगा। तो इसको संक्षेप में हम कहें कि जहां इन्होंने पूछा है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो मैं 4 पॉइंट्स बताता हूं, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में समझा भी दूंगा। पहला है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको कहते हैं विऔद्योगिकरण। इस पर एक विवाद है, और विवाद तो इतिहासकारों के बीच होता ही है, मतैक्य तो बहुत कम होता है। तो उसमें जो राष्ट्रवादी हैं और जो मार्क्सवादी हैं, दोनों के विचार समान हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। लेकिन मॉरिस डी मॉरिस जैसे जो, और तीर्थंकर रे और कृष्णमूर्ति, इन लोगों ने भी लिखा है, बट मॉरिस डी मॉरिस जैसे जो कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार हैं, उनका कहना है नहीं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। दूसरा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण। तो इसमें क्या हुआ कि जो कैश क्रॉप्स थे उन पे जोर दिया गया और फूड क्रॉप्स पे जोर नहीं दिया गया। तो शुगर केन, इंडिगो, कॉटन, मतलब कपास की खेती, टोबैको, जूट, तंबाकू, जूट, इन चीजों पर जोर था ब्रिटिश सरकार का। और इसमें जो भारत के किसान थे उनको बहुत इससे घाटा हुआ, और इससे जो मनी लेंडर्स थे जो उनको बहुत फायदा हुआ, और जो भारतीय गरीब किसान थे वो एक तरह से कर्ज के जाल में फंस गए। तो जो महाजन थे उनका फायदा हुआ। फिर तीसरा इसमें है कि लैंड सेटलमेंट हुआ, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी सेटलमेंट, वो भी इसका हिस्सा थे। और अंत में ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो भारत से धन बाहर जा रहा था, वो भी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। और इस सब पर अगर आपको जानना है तो अंत में मैं एक बार पुस्तकों की सूची भी इनको दे दूंगा, जिन पुस्तकों से पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर तैयार किए जा सकते हैं। किताबों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। ये भी हमारी परंपरा में शुमार है, क्योंकि जब हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं तो एक बिल्कुल अलग से माहौल बनता है, दिमाग हल्का होता है। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा गाना सिलेक्ट किया है, बताइए। और वो फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है का, होठों पे सच्चाई रहती है। बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं इस गाने को। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे
पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। पहचानते हैं कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही है कार्यक्रम अभ्यास में। हमारे साथ प्रोफेसर मलय नीरव हैं और वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD हैं और इस वक्त आपके सवालों के जवाब के साथ हैं। अगला सवाल एकलव्य ठाकुर पूछ रहे हैं, कैन द रिवोल्ट ऑफ 1857 बी एक्चुअली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? देखिए, यही वो प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न जब आते हैं तो जो आपने पहले प्रश्न पूछा था मुझसे कि इतिहासकार के मतों में जब एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है, जब एक दूसरे से वो सहमत नहीं होते हैं, तो भला परीक्षार्थी क्या करे, किसकी बात लिखे किसकी ना लिखे। तो उस वक्त मैंने कहा था कि आप ये लिखिए कि फलां इतिहासकार ने ये कहा है तो इस इतिहासकार ने ये कहा है। लेकिन अगर हम 1857 की बात करें तो इसमें जहां कोई कहता है कि सिपाही विद्रोह था, कोई कहता है कि भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी, कोई कहता है कि नहीं साहब ये तो किसानों का आंदोलन था, कोई कहता है ये तालुकदारों का आंदोलन था। तो इसके विभिन्न स्वरूप सामने आए हैं और इसमें कोई एक इसको नहीं कहा जा सकता कि एक तरह का एक ऐसा विद्रोह था जो पूरे भारत में एक ही प्रकार से था, एक ही कारण से था। इसमें थोड़ा थोड़ा अंश विभिन्न तरह के आंदोलनों का हो सकता है। और इस पर अगर आप देखें तो बहुत सारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे, हाशिए पर रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी आंदोलन किया था, खाली सिपाहियों ने ही नहीं किया था। तो इस तरह से कुछ इतिहासकारों का ये मत जरूर है कि इसको हम भारत की आजादी की पहली लड़ाई कह सकते हैं, जिसमें S.B. चौधरी, R.C. मजूमदार, वीर सावरकर इन लोगों ने कहा था। लेकिन उसके बाद जो लोगों ने जिन लोगों ने इस पर लिखा, अरिस्टो, सुधांशु मुखर्जी, इन लोगों ने, बिश्नोई पति, इन लोगों की किताबें भी हैं, तो उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये स्वरूप 1857 रिवोल्ट का जो नेचर था, ये 1857 विद्रोह का जो स्वरूप था, वो मात्र एक आजादी की पहली लड़ाई कह देने से उसका पूरा चित्रण सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसमें विभिन्न इतिहासकारों के मत हैं। आप हर इतिहासकार के मत को अपने उत्तर में समाहित कीजिए और ये कहना सर्वथा अनुचित नहीं होगा कि कुछ इतिहासकारों का ये मत जरूर है कि आजादी की पहली लड़ाई के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और जैसे कि हमारे लिसनर्स की हमेशा ही फरमाइश रहती है कि वो उन पुस्तकों की जानकारी ले जो उन्हें पढ़ना चाहिए इतिहास के किसी खास काल को जानने के लिए। तो आधुनिक भारत इतिहास की तैयारी करने के लिए किन किन पुस्तकों को आधार बनाया जा सकता है? पहले मैं अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध पुस्तकों के बारे में आपको बता दूं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन
एंड आफ्टर बाय शेखर बंदोपाध्याय। फिर एक और पुस्तक है मॉडर्न इंडिया 1885 to 1947 बाय सुमित सरकार। और उसके बाद एक और पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय इशिता बनर्जी। तो ये जो किताबें हैं ये बहुत अच्छी किताबें हैं और इनको पढ़ना चाहिए। और हिंदी संस्करण जिन जिन किताबों का उपलब्ध है, हिंदी माध्यम में जो किताबें हैं उनके बारे में भी आपको बता दूं कि जैसे आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र की किताब है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ये भी बिपिन चंद्र की किताब है, आजादी के बाद का भारत बिपिन चंद्र की किताब है, और प्लासी से लेकर विभाजन और उसके बाद तक शेखर बंदोपाध्याय की किताब। ये चारों किताबें हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध हैं और इनको अगर आप आधार बनाएं तो मुझे कोई शक नहीं कि आप आधुनिक भारतीय इतिहास की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। जी सर, अब हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट होता है फैक्ट फाइल का, तो आइए सुनते हैं फैक्ट फाइल सुजाता रथ के साथ। भारत में राष्ट्रपति चुनाव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों द्वारा वोट डाले जाते हैं। चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित और देखे जाते हैं। निर्वाचक मंडल राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। नामांकन के चरण में उम्मीदवार को 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करना होता है। ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों में से कोई भी हो सकते हैं। एक सांसद द्वारा प्रत्येक वोट का निश्चित मूल्य 708 है। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य की विधानसभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है और प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्येक विधायक के लिए सबसे अधिक वोट मूल्य 2008 है, जबकि सिक्किम में सबसे कम 7 है। थैंक यू सुजाता, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेगमेंट। और अब लेते हैं आगामी परीक्षाओं की जानकारी। द WPSC ऑडिट और अकाउंट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम्स 2021 के जुलाई 3 को होंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ 2022 टेयर पहले का एग्जाम्स जुलाई 5 से जुलाई 22 तक और कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन रविवार जुलाई 17 को होगा। ये भी बता दें, मेजर जनरल सुनील चंद्रा के इंटरनल सिक्योरिटी पर जो सवाल था उसका सही जवाब दिया है अमन कपूर नोएडा से। और अब हमारे एक्सपर्ट यानी कि प्रोफेसर मलय नीरव, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर आप एक सवाल हमारे लिसनर से पूछें। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में औरंगजेब के बाद के शासकों का कमजोर होना कितना प्रमुख कारण था? तो इस सवाल को हमारे लिसनर्स नोट कर लेंगे अच्छे से और इसका जवाब जल्द से जल्द हमें देंगे। इस बार का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। अंतिम तारीख है 6 जुलाई और अब हमारा वक्त यहीं पर समाप्त होता है। हम अपने प्रोफेसर, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मलय नीरव से बहुत बहुत उनका धन्यवाद कहेंगे और अपने श्रोताओं को कहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, अभ्यास करते रहिए और सफलता पाते रहिए। तो इसके साथ ही मुझे विनीता को दें इजाजत और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनीता जी। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की 14वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय था आधुनिक भारतीय इतिहास। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।